हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर कोई सदिश को उसके घटक सदिशों में तोड़ा जाए और ये जो घटक सदिश हैं ये आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है और जो आपके एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, ये हमने जाना। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में 2 डायमेंशन में जो है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आज हम 3 डायमेंशन में ये देखेंगे कि किस तरीके से एक वेक्टर को 3 जो घटक सदिश हैं उनमें तोड़ा जाता है, और यहाँ पर हम 3 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को लेकर चलें। ठीक है, तो अब आज हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ 3 डायमेंशन, यानी 3 आयामों में एक वेक्टर का आयताकार घटक। तो बेसिकली यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 3 डायमेंशन की बात। अब पिछले लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट देखा था। तो हमने क्या कहा था कि मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश है, उसको हम 2 जो है घटक सदिशों में तोड़ सकते हैं, और ये जो घटक सदिश हैं ये आपस में 90 डिग्री के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सदिश हैं वो कैसे हैं, ये आपके आयताकार घटक सदिश हैं, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। वहां पर हमने 2 डायमेंशन की बात की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन की, यानी 3 विमाओं। तो यहाँ पे जो आपके 3 डायमेंशन हैं, 3 जो विमाएं हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर हम मान लेते हैं ओ आर। ठीक है, ये आपका ओ आर वेक्टर है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, इसे हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ये आपके पास एक ओ आर वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ओ आर। अब हम क्या करते हैं, इसे 3 जो है घटकों में तोड़ते हैं। ठीक है, एक जो घटक है वो आपका कुछ इस तरफ होगा, दूसरा घटक आपका इस तरफ होगा, और तीसरा घटक आपका इस तरफ। तो ये ओ एक्स हो गया, ये ओ वाई हो गया, और ये ओ जेड हो गया, और रिजल्टेंट क्या है आपका, ये ए। ठीक है, तो एक घटक किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, जिसे आप ए एक्स लिख सकते हैं। दूसरा घटक किस तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ, वाई अक्ष की तरफ, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए वाई। और तीसरा घटक है जेड एक्सिस की तरफ, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, ए जेड। और ये किसमें है आपका 3 डायमेंशन, इसमें है 3 डायमेंशन, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर अगर हम इन 3 घटक सदिशों की बात करें, तो ये 3 घटक सदिश एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में है, और तीनों आपस में 90 डिग्री का कोण बना। यानी कि अगर हम बात करें y और x एक्सिस की, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। y और z की बात करें, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। x और z की बात करें तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण है। यानी ये जो तीनों आपके घटक सदिश हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण। अब इस कंडीशन में हम जो है आपकी जो है जो आपका रिजल्टेंट है, उसके इस केस में हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। बेसिकली जो आपका वेक्टर है, बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, उसकी इक्वेशन की बात करेंगे, साथ ही साथ हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस की बात। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सदिश है जिसको हमने 3 घटकों में तोड़ा है, 3 घटक सदिशों में तोड़ा है, और ये सदिश आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री में आपस में लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बना। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया, जैसे अभी हमने देखा, एक हमारे पास वेक्टर है ओ आर, इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, कैपिटल ए। इसको 3 कंपोनेंट्स में तोड़ा, एक है ओ जो है ओ एक्स की तरफ ए एक्स में तोड़ा, ओ वाई की तरफ ए वाई में तोड़ा, और ओ जेड की तरफ ए जेड में हमने इसे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब जो ए एक्स है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये ए है वेक्टर ए ओ आर। ठीक है, दूसरा ए वाई बीटा एंगल बना रहा है ओ आर के साथ। इसी तरीके से ए जेड जो है
इसके साथ क्या कौन सा एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना। अब हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई और जेड एक्सिस से इन तीनों, जो आपके पास ये तीन वेक्टर्स हैं, इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब हम इसमें तीनों एक्सिस से तीनों में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हमें एक फिगर मिलेगी जो कि 3 डायमेंशनल फिगर हो, ठीक है। और इस 3 डायमेंशनल फिगर जो है, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये बेसिकली आपका एक पैरेललोपिपेड हो। क्या होगा, पैरेललोपिपेड, ठीक है। तो आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a vector OR equals to vector A. It is splitted into 3 component vectors AX, vector AY and vector AZ, which are along X, Y and Z axis, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए एक सदिश OR जो कि वेक्टर ए है, को इसके 3 घटक सदिशों में तोड़ा जाता है, जो कि ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू यानी AX, वेक्टर AX, ओ क्यू, OP, OQ और OS है। OP ये आपका OP होगा, OPX होगा, वेक्टर OQ AY होगा, नेक्स्ट है OS जो कि वेक्टर AZ होगा, AZ है, ठीक है। तो ये हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली। और ये तीनों जो वेक्टर है ये आपस में कैसे है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो आप लिखेंगे these component vectors makes alpha, beta and gamma angle with the vector A, यानी अल्फा, बीटा और गामा कोण सदिश A के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से नोट, आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेक्टर OR। अगर हम ट्राइंगल लें ORT, ठीक है, ORT ट्राइंगल लें, ORT क्या है, आपका त्रिभुज है, और यहाँ पर आप वेक्टर एडिशन लॉ लगाए, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए, यानी सदिशों के योग का जो त्रिभुज नियम है उसको अगर आप लगाएं यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, ORT में आपके पास आएगा OR बराबर RT प्लस OT,
ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल ORT। ठीक है, तो आपका जो ORT है, ट्रायंगल है, ORT त्रिभुज है, यहाँ पे हम जो आपका वेक्टर एडिशन लॉ है ट्रायंगल का, ठीक है, यानी सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है, उसको हम लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, OR बराबर RT प्लस OT। OR बराबर RT प्लस OT। अगर हम OR की बात करें तो OR क्या है आपका, वेक्टर है। RT क्या है, अगर हम RT की बात करें तो RT जो है ये आपके QO, ये आपका QO ये है, ठीक है। ये जो RT है ये QO के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है, और उसी के मैग्नीट्यूड का है, यानी इसका परिमाण वही है जो आपका OQ का है। यानी RT जो है वो किसके बराबर है, वेक्टर RT बराबर है QO के बराबर है, ठीक है। RT QO के बराबर है, तो RT कितना है आपका, AY हो जाए, ठीक है, क्योंकि QO क्या है आपका AY, ठीक है, तो उसकी जगह आप AY लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें OT की, अब हम क्या करेंगे, OT ये है आपके पास वेक्टर, OP है ये आपका OP वेक्टर है क्योंकि AX है, और OZ वेक्टर है ये OS। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है पैरेललोग्राम लगाएंगे, ठीक है, जो आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, यानी सदिशों के योग का समानांतर जो चतुर्भुज नियम है उसको आप लगाएंगे, और यहाँ पर आप OT की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाएं, यानी कि इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल, सॉरी इस पैरेललोग्राम पे, ठीक है, OSPT, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OT की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे आपका OT बराबर हो जाएगा, OT बराबर हो जाएगा OP प्लस OS के, ठीक है, OP प्लस OS के बराबर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ये OT की वैल्यू यहाँ रख देंगे, RT की वैल्यू QO, ठीक है, या OQ जो है वो आप यहाँ पर रख, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे RT और OT की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, अब लिखिए आप, इन पैरेललोग्राम OPTS, ठीक है, यानी OPTS समानांतर चतुर्भुज में ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में आप लिखेंगे अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है OT बराबर, ठीक है, OT बराबर कितना है हमारा, OP प्लस OS, लिखेंगे OP प्लस OS,
ठीक है, OP प्लस OS। अब ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। और लिखेंगे आप ऑल्सो, और क्या पता है हमें कि जो आपका RT है ये बराबर है OQ के। ठीक है, OQ के बराबर है। अभी हमने समझा OQ के बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है और दोनों क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, समानांतर है और बराबर है। अब आप 2 और 3 को एक में रखेंगे तो अब लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को एक में रखने पर आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, 2 और 3 को रखें एक पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OR बराबर OQ प्लस OP प्लस OS, क्योंकि आप RT की जगह रखेंगे OQ और OT की जगह रखेंगे OP प्लस OS। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा OR, वेक्टर OR बराबर RT की जगह OQ लिखेंगे, OQ प्लस OT की जगह OP प्लस OS, OP प्लस OS। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख देंगे। OR कितना है देखते हैं हम। OR आपका A है, देख सकते हैं आप, ये क्या है, A है। OQ कितना है आपका, AY। OP कितना है, AX। और OS कितना है, AZ। ठीक है, तो आप वैल्यू रख देंगे सारी, तो ये आ जाएगा OR वेक्टर A बराबर, ये कितना है OY। OP कितना है, OQ है आपका AY और OP है आपका AX, OS है AZ। या आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर A बराबर वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY प्लस वेक्टर AZ। तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आपका वेक्टर A बराबर हो जाएगा वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY प्लस वेक्टर AZ। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपसे नोट करें। हम ये मान लेते हैं कि OX की तरफ जो हमारे डायरेक्शन है, ठीक है, दिशा है, वो हम I से दर्शाते हैं, वेक्टर जो है I कैप से। ठीक है, OY की तरफ J से और OZ की तरफ हम K कैप से जो है दिशा को यानी डायरेक्शन को दर्शाते। OX की तरफ I से, OY की तरफ J से और OZ की तरफ K कैप से। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या है आपके यूनिट वेक्टर है, इसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे, आपने ये पढ़ा है जब हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, तो वही लेके चलेंगे हम यहाँ पे, इससे हमारी इक्वेशन में चेंजेस आए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे लेट I कैप J कैप एंड K कैप be the unit vector along x, y and z axis। मान लीजिए I कैप J कैप और K कैप x, y और z अक्ष की ओर इकाई सदिश है। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर AX क्या हो जाएगा,
आपका जो वेक्टर ax है इस तरीके से लिखते हैं, ये किस दिशा में है, x की दिशा में है, तो आप इसे लिख सकते हैं ax i क्या, जहां पर ax क्या दर्शा रहा है, इसके परिमाण को, और i डैश डायरेक्शन को, ये x एक्सिस में। क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर हम बात करें a की, ठीक है, वेक्टर a की, तो आप लिख सकते हैं a क्या, या आप लिख सकते हैं a बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a क्या। तो यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर a या सिंपल जो a है वो किसे दर्शा रहा है, वो परिमाण को दर्शा, तो यहाँ पर ax क्या हो जाएगा, वेक्टर ax i। इसी तरीके से अगर हम वेक्टर ay की बात करें तो ये हो जाएगा ay j कैप, और वेक्टर z की बात करें तो ये हो जाएगा az k, ठीक है। अब अगर हम ये जो आपकी इक्वेशन है a बराबर ax प्लस ay प्लस az, ठीक है, इसको अगर हम एक जो है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4, समीकरण 4 मान लेते हैं, और इस समीकरण 4 में वेक्टर ax, वेक्टर ay और वेक्टर az की वैल्यू हम रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग values of vector ax, vector ay and vector az in 4, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो ये आपकी इक्वेशन आ, ठीक है, आप इसे पांचवी इक्वेशन मान, ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सदिश का परिमाण, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसका जो पार्ट है अलग, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यानी सदिश का परिमाण, ठीक है। तो यहाँ पे हम सदिश का परिमाण देखेंगे, अब परिमाण किस तरीके से निकालेंगे, मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल कौन सा आपका, ORT, जो हमने पहले माना। इस त्रिभुज को हम मान लेते हैं। अब हमने यहाँ पे किसकी बात करी, ट्राइंगल लॉ की बात करी। अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड निकाल, जैसे हमने ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था, बेसिकली मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से ABC, ये आपका R वेक्टर है, ठीक है, ये आपका P वेक्टर है और ये आपका Q वेक्टर है। इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाता है R इक्वल्स टू अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, होता है ये, हमने ये पढ़ा है, यही यहाँ पे लगाया जाएगा। तो ये लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर OR की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि वेक्टर A है, OR का स्क्वायर, ठीक है, या OR सिंपली भी लिख सकते हैं, OR का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बात करी कि R बराबर अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, OR का स्क्वायर बराबर लिखेंगे आप OT का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम OT की बात करें, ठीक है, OT की बात करें, OT की बात करें तो OT क्या होगा आपका, OT की जगह आप लिख सकते हैं OP का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर, OT स्क्वायर की जगह,
क्योंकि आप यहाँ पे भी अगर यहाँ पे ये जो आपका ट्राइंगल है, नेक्स्ट जो ट्राइंगल है, या फिर हम यहाँ बात करें कि जो हमारे पास नेक्स्ट पैरेललोग्राम है OPTS, तो इस पैरेललोग्राम में भी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, OT का मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे OT का स्क्वायर बराबर आएगा OP का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से OT स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। अब TR के स्क्वायर की बात करें, TR का स्क्वायर, TR किसके बराबर है, आपके OQ के बराबर है, हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका TR जो है वो बराबर है OQ के, तो आप TR की जगह OQ रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ORT OR का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर। और हमें क्या पता है, ऑल्सो OT का स्क्वायर जो है ये बराबर है आपके OP स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। ठीक है, OT का स्क्वायर, और क्या जानते हैं ऑल्सो, और क्या जानते हैं हम कि TR का स्क्वायर बराबर है OQ के स्क्वायर के। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे। ठीक है, वैल्यूज रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा OR का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे OP स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। OT स्क्वायर आएगा आपका OP स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर, और TR स्क्वायर OQ स्क्वायर हो जाएगा। अब OR स्क्वायर कितना है आपका A, OR कितना है वेक्टर है, OP कितना है AX, OQ कितना है AY, और OS कितना है AZ। सारी वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा A का स्क्वायर OR का स्क्वायर A का स्क्वायर OP का स्क्वायर होगा AX का स्क्वायर प्लस OS, आपका हो जाएगा AZ का स्क्वायर, और OQ कितना है AY का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं A स्क्वायर इक्वल्स टू AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर, या A बराबर अंडर द रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन की हम बात करेंगे, तो आप लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास वेक्टर अल्फा है जो कि AX A के साथ बना रहा है, अल्फा जो है जो आपका एंगल बीटा है वो AY A के साथ बना रहा है, इसी तरीके से एंगल गामा AZ A के साथ बना रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम cos ऑफ अल्फा बीटा और गामा निकालेंगे। अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है, ये आप क्या है, ये A है और ये AX, आपको cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है, cos अल्फा। तो cos अल्फा बराबर होगा AX बाय A, तो आप लिखेंगे AX बाय A, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप cos
बीटा की बात करें, कॉस बीटा ये एंगल, तो यहाँ पे जो कॉस बीटा होगा वो बेस कितना है ए वाई, और हाइपोटेनस क्या है ए अपॉन ए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम कॉस गामा निकालें, कॉस गामा ये वाला, तो यहाँ पे बेस होगा ए जेड और हाइपोटेनस ए, तो ए जेड अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। तो आप लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन में cos अल्फा इक्वल्स टू ax अपॉन a, या आप लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू a cos अल्फा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई 6 मान लेते हैं। नेक्स्ट cos बीटा हमने निकाला, कितना आया ए वाई अपॉन ए, यानी ए वाई बराबर ए cos बीटा, 7वीं इक्वेशन। नेक्स्ट cos गामा निकाला, कितना आया ए जेड अपॉन ए, यानी ए जेड बराबर ए cos गामा। ठीक है, नोट करेंगे इसे। इसको आप 8 मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम जो है यहाँ पर, ये जो आपकी इक्वेशन है इसे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग 6, 7, 8 इन ए। ठीक है, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 6, 7, 8 इन ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, आपके पास क्या है ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए, तो आपका ऐसे रह जाएगा ए एक्स कितना है ए कॉस अल्फा, ए वाई ए कॉस बीटा, और ए जेड ए कॉस गामा। ये आप लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप ए एक्स की जगह ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, अब राइट साइड से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो यहां से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, या आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि जो आपका एक वेक्टर है, आपके पास एक सदिश है, उसका 3D में यानी 3 डायमेंशन में जो है, जो उसके घटक सदिश होंगे यानी कंपोनेंट वेक्टर होंगे, वो कौन कौन से होंगे। इसका जो है आपका फॉर्मूला क्या होगा 3D में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का 3D में फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड के बारे में हमने जाना, और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में भी हमने जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।